प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th बायो जैव प्रक्रम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को शॉर्ट में बता रहा हूँ। ध्यान से सुने और उसको लिखने का प्रयास करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। जैसे क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पूरे शरीर में हमारा विसरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका विसरण प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कार्य करने हेतु विशेष अंग एवं जो अंग तंत्र होते हैं जिनमें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ये विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन सभी अंगों को नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि ये अंग शरीर के हर भाग में होते हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण शारीरिक अंग कार्य नहीं कर पाते। अतः बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों को कोशिकाओं में पहुंचाने हेतु श्वसन तंत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए विसरण जो है सो अपर्याप्त होता है। आगे क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। आप जानते हैं यदि वस्तु बिना किसी बाह्य शक्ति के गति करती है तो उसे जीवित हम लोग जीवित कहते हैं। यदि कोई बहुकोशिकीय जीव अचेत अवस्था में होता है, अचेत अवस्था में है, तो हम लोग आणविक गति उसका आणविक गति निरंतर होती रहती है, जिसके कारण जो कि बाहर से हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि गति द्वारा हम सजीव तथा निर्जीव वस्तु का हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। आगे है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए जैसे में जैविक क्रियाएं, जैसे गति हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वृद्धि हो गया, ये सब सारा का सारा सबको जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चलाने में सहायक है तथा जीवन के अनुरक्षण के लिए ये सब सारा का सारा जो है सो आवश्यक है। क्या क्या आप जान गए? गति, सारा का सारा गति, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। अम्ल की भूमिका आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में क्या होता है, स्राव होता है, और ये जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये क्या करता है, ये सारा का सारा जो है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो क्या अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। और दूसरा है क्या कि अम्ल जो है सो जब आमाशय में चला जाता है तो ये रोगाणुओं को अक्रियशील एवं नष्ट कर देता है। और एक और होता है कि आमाशय में उपस्थित अम्ल जो है वो भोजन को क्या करता है, गला देता है। यही सब हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका है। आगे है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम पाचक रसों में उपस्थित होता है, जिसका कार्य भी विशिष्ट होता है, जिसका कार्य जो है सो क्या होता है, विशिष्ट होता है। और ये पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करके घुलनशील बनाता है। जैसे पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है, और इस तरह से पाचक एंजाइम अपना कार्य करता है। आगे है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। सबसे पहले जान जाए कि मनुष्यों में प्रमुख परिवहन तंत्र रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। जो मुख्य है वो क्या है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसको हम लोग मानव के प्रत्येक फेफड़े में सूक्ष्म कुपिकाएं होती है, और कुपिका पर रुधिर जब कुपिकाओं के संपर्क में आता है तो कुपिका में भरी वायु में ऑक्सीजन विसरित होकर लाल रुधिर कणिकाओं में विद्यमान हीमोग्लोबिन में चली जाती है और शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंच जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज के विखंडन होता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह बनती है, और ये रुधिर के संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके प्लाज्मा में विस्तृत हो जाती है। यह गैस फेफड़ों की कुपिका के संपर्क में आने पर कुपिका में भरी वायु में विषित हो जाती है। अंत में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह हमारे रंध्रों के द्वारा रंध्रों में शरीर के नासिक रंध्र जो होता है इसके शरीर से हमारा बाहर निकल जाता है। आगे है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। कुपिका बहुत सघन होती है। आपको पहले बताए थे कि हृदय जो सो एक क्या कहते हैं मुट्ठी के आकार का होता है, जिसको अगर फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। लेकिन गुब्बारों की भांति ये कुपिकाएं इस प्रकार की आकृति धारण किए बिना रहती है कि वे कम स्थान घेरती है, और जब इनमें वायु भर जाती है
तो वे बहुत बड़ा आकार धारण कर लेती है और जहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में विस्तृत हो जाती है। आगे है मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से और इन घटकों के क्या कार्य है। मानव में वहन तंत्र के घटक सबसे पहले हम आसान से जान जाइए। मानव में वहन जैसे क्या सिराएं हैं, क्या कहते हैं प्लेटलेट्स है, फिर हम लोग कह सकते हैं हृदय है। ये सारा का सारा जो है सो इसका मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। जैसे सबका अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे प्लेटलेट्स का पहले हम काम पहले बताए थे कि हमारे रुधिर को थक्का बनाता है। इसी कारण क्या होता है, हम लोग कटे छठे भाग में जो है सो हम लोग ब्लड का बहाव जो है सो कम हो पाता है। फिर लाल रक्त कणिकाएं जो है वो हमारे क्या करता है कि लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के फेफड़ों में से शरीर ऊतकों तक पहुंचाने तथा रुधिर में विद्यमान लिम्फ एक होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। और फिर रुधिर प्लेटलेट्स जिसको हम कहे थे, क्या उसका काम था कि अगर हम लोग कहीं कट छट जाते हैं तो ये सारा का सारा वहाँ पे रुधिर का थक्का जमा देता है और जिससे कारण क्या होता है वहाँ आने की कटे हुए स्थान से ब्लड का बहाव रुक जाता है और हम लोग आसानी से हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि वहाँ जो सो बहाव रक्त का बहाव नहीं हो पा रहा है। और इस तरह से मानव में वहन तंत्र के घटक हैं जिसको आप लोग कम से कम इतना जो है सो क्वेश्चन आंसर आप जो है सो बना के देखें और उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपको जो है सो कुछ फिर क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेगा उसको आपको बताया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।